नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। आज हम चर्चा करेंगे, दोस्ती भले ही पुरानी हो मगर दोस्ती का ये दौर नया है और इस नए दौर से दोनों देशों को उम्मीदें भी ढेर सारी हैं। जब दौर नया आता है तो अपने साथ नए आयाम भी लेकर आता है और इसी उम्मीद के साथ ये दौरा भी किया गया। दौरे के दौरान एक दूसरे की अहमियत को देखते हुए या यूँ कहें कि पुरानी दोस्ती की खातिर तमाम संकटों को दरकिनार करते हुए समझौते के रूप में तोहफों का लेन देन भी हुआ। भारत और रूस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी संकट के बादल मंडराएं, चाहे दोस्ती को तोड़ने की कोई कितनी भी कोशिश करे, मगर दोस्ती आगे भी बरकरार रहेगी। रूस से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस दौरे ने दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट तो ला ही दी है। दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए। चलिए एक रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कौन कौन से समझौते हुए और पुतिन का ये भारत दौरा कितना अहम है भारत के लिहाज से। कहते हैं दोस्ती हर रिश्ते से बड़ी होती है और दोस्ती की खातिर दोस्त कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं और दोस्ती का ये मजबूत गठजोड़ देखने को मिल रहा है भारत और रूस के बीच, जो हर परेशानी में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। भारत और रूस दोनों का रिश्ता पुराना है, बस अब दोस्ती का नया दौर शुरू हुआ है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसे समय में भारत आए जब उनका देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन संकट को लेकर घिरता नजर आ रहा है। अमेरिका तो रूस को तीखी नजर से देख रहा है और पुतिन को संकट की इस घड़ी में भारत से बहुत उम्मीद है। उम्मीद के मुताबिक हुई 15वीं वार्षिक शिखर बैठक ने दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों में गर्माहट ला दी है। रूसी राष्ट्रपति ने मोदी के मेक इन इंडिया अभियान को अपना समर्थन देते हुए भारत के साथ कुल 20 समझौते किए हैं। रूस भारत में 12 परमाणु रिएक्टर लगाने के अलावा हेलीकॉप्टर बनाना भी शुरू करेगा। डायमंड कारोबार में भी दोनों देश मिलजुल कर काम करेंगे और ये जानते हुए भी पीएम मोदी ने पुतिन को निराश नहीं किया कि उन पर यूक्रेन में जारी तनाव और दुर्घटनाग्रस्त हुए मलेशियाई विमान से रूस आर्थिक संकटों से घिरा हुआ है। भारत और रूस के बीच हुए अहम समझौते। भारत और रूस के बीच एक विजन डॉक्यूमेंट साइन किया गया है जो न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा है। रूस की कंपनी रोस्टेटम अगले 20 सालों के दौरान भारत में 12 न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर्स तैयार करेगी। इन 12 में से 6 रिएक्टर्स कुडानकुलम में बनेंगे और बाकी के 6 रिएक्टर्स के स्थान पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। कुडानकुलम में बना रिएक्टर फिलहाल 1000 मेगावाट का है। कुडानकुलम प्लांट में यूनिट 3 और यूनिट 4 के लिए तकनीकी करार हुआ है। कच्चे हीरे के कारोबार पर भी भारत और रूस के बीच समझौता हुआ है। हीरे पर करार से भारत और रूस के बीच $5 अरब का कारोबार बढ़ेगा। दुनिया में पॉलिश हीरो के व्यापार में भारत की 60% हिस्सेदारी है। तेल उत्खनन और आपूर्ति पर भी अहम डील साइन की गई। इसके अलावा भारत और रूस 5th जनरेशन फाइटर जेट्स और मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को साथ में मिलकर तैयार करने पर राजी हुए हैं। भारत और रूस ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा और हेल्थ रिसर्च पर समझौते भी किए हैं। भारत और रूस की दोस्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ रूस के बढ़ते सैन्य सहयोग के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रूस भारत का सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर बना रहेगा। भारत रूस रक्षा संबंध में उस वक्त नया मोड़ आया जब मोदी ने रूस सरकार को प्रस्ताव दिया कि वो अपनी निर्माण इकाइयों को भारत लाए। साथ ही मोदी और पुतिन ने बैठक के समापन पर दिल्ली में भारत और रूस नाम से जो विजन डॉक्यूमेंट्री जारी की, उसमें 2 टूक शब्दों में कहा गया है कि हम उन तार्किक प्रतिबंधों का विरोध करते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मंजूरी नहीं मिली है।
भारत पर जब भी क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा, रूस भारत के पक्ष में खड़ा रहा। रूस के प्रति भी भारत का यही रुख रहा और भारत के ज्यादातर युद्धों में रूस भारत का एक मजबूत सहयोगी रहा है। इसी तरह भारत ने रूस का साथ दिया हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और अफगानिस्तान पर जब तत्कालीन सोवियत संघ ने आक्रमण किया, तब पश्चिमी जगत ने रूस को अलग थलग करना चाहा, लेकिन तब भी भारत ने पश्चिमी देशों की बजाय रूस का साथ दिया। मगर ये साथ अब अमेरिका को रास नहीं आ रहा है। अमेरिका ने पुतिन के इस दौरे पर सवाल खड़े किए हैं और क्रीमिया के नेता को साथ लाने पर भारत से आपत्ति दर्ज कराई है। और अब देखना होगा कि भारत और रूस की नजदीकियों के बाद अमेरिका क्या रुख अख्तियार करता है। विपनेश माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो भारत और रूस की दोस्ती का ये नया दौर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के बाद ये माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। जो बीच में एक कहें कि रिश्तों के अंदर एक लापरवाही कहें उसे या कहें कि थोड़ा सा ठंडापन था, वो शायद गर्मजोशी के साथ दोबारा शुरू होगा। बहरहाल इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुजीत ठाकुर हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रंजन जी भी हमारे साथ हैं, जो विदेश मामलों के खासतौर से जानकार माने जाते हैं। राकेश भान हमारे साथ हैं, जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, और साथ ही जामिया मिलिया इस्लामिया में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर सोहराब अहमद भी बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मनोज, पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, किस तरह से आप देखते हैं इस दौरे को, जो पुतिन यहाँ पर आए, राष्ट्रपति पुतिन, और कई समझौते हुए, एक बड़ा वेंचर है, किस तरह से आप देखते हैं कि भारत और रूस के संबंधों की एक नई शुरुआत हो रही है? देखिए, जब कोई आता है दूसरे देश का अध्यक्ष, वहाँ का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, तो इस प्रकार के समझौते ऑब्वियसली होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण मैं इस दृष्टि से समझता हूँ कि जिस तरह से अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती पिछले एक दशक में बढ़ रही थी और ऐसा संकेत जा रहा था कहीं पुराने दोस्त वो पीछे छूट रहे हैं, रूस और भारत की दोस्ती कहीं पीछे छूट रही है। मुझे लगता है कि मोदी सरकार आने के बाद उसको एक नया रूप मिल रहा है, एक नया आयाम मिल रहा है। और शायद अगर हम कहें कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो स्थितियां चल रही हैं, उसमें शायद भारत और रूस की ये नई दोस्ती नए सिरे से जो परवान चढ़ेगी, वो आने वाले समय में एक नया संतुलन कायम करने का काम विश्व पटल पे करेगी। पुष्परंजन जी, आपके पास आते हैं कि ये भारत अमेरिका के संबंध भी मजबूत हो रहे हैं लगातार, और अब भारत रूस के साथ भी है, तो ये तालमेल जो बैठाने की कोशिश है, रूस से बहुत बरसों पुराने हमारे ताल्लुकात रहे हैं और माना जाता है हम दोनों नेचुरल एलाइज एक तरह से हैं। तो क्या मोदी जी की कोशिश है कि दोनों को एक साथ सामंजस्य बैठा के काम आगे बढ़ा जाए? कोशिश तो करेंगे, लेकिन इसमें बड़ा मुश्किल चैलेंज, तलवार की धार पे चलने जैसा होगा। तलवार की धार पे चल, लेकिन इस पूरी यात्रा में एक अंदरूनी दबाव था मोदी जी पर भी, इस सरकार पे भी, कि आपको क्या समझौते करने। 20 लेके आए थे, समझौते हुए हैं 16 जी, 4 छूट गए। 4 छूट गए। और क्यों छूट गए ये हमारा विदेश मंत्रालय ज़्यादा बता सकेगा। दूसरा, इसमें एक और बड़ा अजीब सा ऐसा वाकया बड़ा कम होता है विदेश नीति के हिसाब से देखिए तो, इनके साथ एक और देश के शासनाध्यक्ष आए हुए थे, चुपचाप आए, मुंबई में समझौता किया उन्होंने और कई जगह समझौते किए उन्होंने और चले भी गए। आर्मेनिया के जो प्रधानमंत्री थे आए हुए थे। सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा था शुरू में कि हमें खबर नहीं थी कैसे ये है क्या है, जबकि सारा कुछ तय होता है कि कौन आ रहा है आपके साथ। भारतीय मतलब डिप्लोमेसी के हिसाब से अगर देखें, प्रोटोकॉल के हिसाब से, क्या संभव है कि एक देश के राष्ट्रपति आए, राष्ट्र प्रमुख आए, हाँ, और यहाँ की सरकार को खबर नहीं हो? इससे बड़ा हास्यास्पद आज तक नहीं देखा गया है। और ये वाशिंगटन को निश्चित रूप से, या पूरे उनके जो यूरोपीय मित्र हैं उनको ये बुरा लगा होगा, या एक इशू बन सकता है। और पूरे इस यात्रा में आप गौर कीजिए कि इसके लिए कोई हाथी घोड़ा पालकी वाला सीन नहीं था। चुपचाप आए, 24 घंटा भी नहीं दिया उन्होंने। बुधवार देर रात को आए और बृहस्पतिवार को शाम को जा चुके थे। तो एक बड़ा ठंडापन इस यात्रा में। संसद सत्र चल रहा है, उस सत्र में भी वो नहीं जाके संबोधित किया उन्होंने। और जो समझौते हुए वो रूस की भी एक तरह से बेबसी है, उसके पास आप दूसरा इलाका, उसे अपनी ऊर्जा बेचनी है, तेल बेचना है, तो
एशिया के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। यूरोप में जिस तरह से ब्लॉकेड हो रहा है, आर्थिक ब्लॉकेड एक तरह से किया जा रहा है, और उसके वित्त मंत्री ने बयान भी दिया कि हमें हर साल इस ब्लॉकेड की वजह से 40 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। तो उसकी भरपाई के लिए एक ऊर्जा मार्केट है एशिया, उस ऊर्जा बाजार में इसको जैसे तैसे, चीन में तो उसका है, तापी परियोजना है, O1 परियोजना को इनको एक्टिवेट करना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से पुतिन को यहाँ आना था। बहरहाल सुजीत ठाकुर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये कट शॉर्ट किया गया दौरा और इतना मतलब ठंडेपन के साथ, तो जितने ठंडेपन से ये दौरा हुआ, तो क्या उम्मीद की जाए कि साहब गर्मजोशी से आगे बढ़ेंगे संबंध? नहीं, सरकार की क्या मजबूरी आ रही कि साहब इसे इतना लो प्रोफाइल रखा जाए? रूस एक बड़ा देश है और उससे हमारे पास बड़े पुराने ताल्लुकात रहे हैं और बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कही जाती है और बड़ी भारतीय फिल्में वहाँ बड़ी फेमस भी होती हैं, तो उसके बावजूद इतना ठंडापन इस यात्रा को लेकर के सरकार की तरफ से? नहीं, देखिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य हैं उसमें इसको बहुत हाईलाइट करना संभव भी नहीं हो पाता किसी भी देश के लिए जहाँ पर वो जाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में जब बैठक हो रही थी, यूक्रेन पे हमले का मामला था जिसको लेकर के जब पुतिन की आलोचना वहाँ पर हो रही थी, तो बीच में ये करके चले गए कि मुझे नींद आ रही है, वो उस मीटिंग से बाहर रहे थे। ऐसे में जब अमेरिका के साथ आप बहुत आगे तक बढ़ रहे हैं, दोस्ती उस तरफ आप जा रहे हैं, सामरिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी अमेरिका ज़्यादा फायदेमंद भारत को नज़र आ रहा है और वहाँ के राष्ट्रपति यहाँ 26 जनवरी को चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं। वैसे समय में अगर पुतिन को, जिन पर यह आरोप लगा रहा है पश्चिमी देशों का खास करके बहुत दबाव है कि यूक्रेन पर हमला क्यों किया, वैसे में ज़्यादा हाईलाइट करने का कोई अवसर नहीं था। कुल मिलाकर के जो 16 समझौते हुए, चार छूट गए, उसमें जो भारत के हित के लिहाज से थे, कुछ उनके भी हित से थे कि उनके लिए मार्केट, सही का पुष्परंजन जी ने, कि उनके लिए मार्केट नहीं है एशिया के अलावा, और एशिया में भारत से ज़्यादा उनको अच्छा मार्केट मिलेगा भी नहीं। तो इस दिशा से उनके लिए भी थोड़ा अचीवमेंट हुआ और भारत ने भी ये संकेत दिया कि हम अमेरिका के साथ तो हैं, लेकिन सबसे पुराना दोस्त चूँकि हमारा रूस रहा है, हम उसको भी आइसोलेट नहीं कर रहे हैं। उसको अभी आइसोलेट नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ बहरहाल सोहराब अहमद भी जुड़ चुके हैं, जो जामिया मिल्लत इस्लामिया में इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं और विदेश मामलों के जानकार हैं। सोहराब जी, किस तरह से आप देखते हैं गर्मजोशी की, इतने ठंडेपन से जो दोस्ती ये दौरा हुआ है, उसके बाद कितने गर्मजोशी से रिश्ते आगे बढ़ेंगे, गर्माहट आएगी दोस्ती में, किस नज़र से आप देखते हैं इसको? लगता है अभी उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पाया है, बहरहाल उनसे बात करेंगे। राकेश भान साहब, जो दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं रूस और भारत के साथ देश रहे हैं, इसमें आप देखते हैं कि साहब भारत को क्या फ़ायदा होगा? ऐसा अभी तक जो हमारा रूस या पहले सोवियत यूनियन के साथ संबंध थे, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज में थे, स्ट्रेटजी अफेयर्स। जहाँ तक इकोनॉमिक ट्रेड की बात थी, रूस के साथ कभी इकोनॉमिक ट्रेड उतना ज़्यादा नहीं था। अब ये इस साल के बाद शायद इकोनॉमिक ट्रेड भी रूस के साथ हमारा बढ़ेगा। जैसे डायमंड्स की बात हुई, एनर्जी की बात हुई, इसमें दोनों देशों का फ़ायदा है। तो मुझे लगता है कि ये रूस और हिंदुस्तान दोनों के फ़ायदे में होगा। दोनों कितने फ़ायदे, मतलब भारत को इससे क्या उम्मीद की जानी चाहिए? और क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये दौरा हुआ है, एकदम लो प्रोफाइल रख के इसको किया गया, बहुत ज़्यादा चर्चा भी इसकी नहीं हुई, मीडिया कवरेज भी उतना नहीं मिला, पार्लियामेंट चल रही थी, वो एक मौका होता है, वो दूसरे देश का प्रेसिडेंट आ रहा है तो उसको पार्लियामेंट ले जाया जाए, या हमारे जब बाहर जाते हैं प्रधानमंत्री तो एक ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है संसद को संबोधित करना, उसका हम लोग बढ़ा चढ़ा के बखान भी करते हैं। लेकिन इतने महत्वपूर्ण मौके पर इतने महत्वपूर्ण देश के साथ संबंधों की ऐसी शुरुआत नहीं, इसमें पूरी नज़र से देखिए कि अभी तक रूस केवल हमको भारत को साउथ एशिया में हथियार दे रहा था। अभी रूस ने पाकिस्तान के साथ भी समझौता किया है। शायद कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहे होंगे कि रूस को ठीक है, आपने जो किया उससे भी हम ज़्यादा खुश नहीं हैं। और लेकिन जहाँ तक आर्थिक बात है, हम आपके साथ आर्थिक संबंध बढ़ाएंगे, लेकिन ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम अब अमेरिका को दूर रखेंगे। भारत अमेरिका और रूस दोनों को साथ साथ लेने की कोशिश कर रहा है और सही करना भी चाहिए। आखिर हम दुनिया के सबसे पुष्पेंद्र जी, जो बात अभी भान साहब ने कही कि साहब भारत की कोशिश है, पहले आपने भी कहा था कि बड़ा मुश्किल होगा तलवार की धार पे चलना, तो ऐसे में ये क्या कहा जाए कि रूस के साथ जो पुरानी एक मित्रता थी, क्या उस तरह की मित्रता फिर से बहाल हो पाएगी? नहीं, वो तराना जो है, मेरा जूता है जापानी और सिर पर टोपी, लाल टोपी रूसी, ये तराना तो अब नहीं बजना है उस तरह से, उस जोशो खरोश से, या उस जो उम्मीद होती है दोनों देशों के नागरिकों के बीच में, मुझे नहीं लगता है उस तरह का। इसमें पूरी की पूरी डिप्लोमेसी होगी और खासकर आर्थिक
राजनय जो होता है वो होना है। हीरे का जो कारोबार है वो 2012 से एक रफ्तार में है। एंटवर्प के आप जानते हैं बेल्जियम में जो है वहाँ पर तराशने का जो काम होता था, तो इस समय जिस तरह का ब्लॉकेड है वहाँ से धीरे धीरे लोग शिफ्ट कर रहे हैं कि हम वो तराशने का काम भारत में कराएं। और हीरे तराशने का काम भारत में कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा, और जहाँ होता है पूरा देश जानता है। और अभी जो आर्मेनिया के प्रधानमंत्री आए थे उनके लिए जो सारा जो नेगोशिएशन हुआ है मुंबई में, हर्षद मेहता नाम है उनका, गुजराती हैं, हीरे के कारोबारी हैं, बहुत छोटे से शुरू किया था, आज अरबों खरबों है उनके पास। तो वो एक बड़ा इसके पीछे एक क्या आर्थिक कारण है उस पर हम लोग आपके प्रोग्राम में उतनी लंबी बात नहीं हो सकती है एक व्यक्ति पर, लेकिन क्या इसकी वजह है सरकार ज़्यादा इसके बारे में खोल के बताएगी कि क्यों आखिर उतना पर्दे के पीछे का एक आदमी क्यों इसमें नेगोशिएट कर रहा है, एक शासनाध्यक्ष कैसे आए। कुडम की जहाँ तक बात है, ये अप्रैल में इस पे समझौता मुंबई में ही हो चुका था, 3 और 4 यूनिट जो है उसके लिए, अभी नहीं हुआ है। और बाकी कहाँ कहाँ उनको न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लगाने हैं, ये कह रहे हैं कि हम तो 2030 तक की योजना थी कि 30 न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने इस देश में, और ये योजना मनमोहन सिंह के टाइम में बन चुकी थी। इसमें कोई करिश्मा नहीं है। सिविल डील जो हुई थी अमेरिका के बाद, उसके बाद ये योजना हुई थी कि 2030 तक हमें बहुत सारा इसमें काम करना है। बहरहाल सोहराब अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहराब साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल 1 में। आपसे जानना चाहेंगे कि भारत और रूस के बीच जो अभी समझौते हुए हैं, रूस के राष्ट्रपति एक लंबे समय के बाद भारत आए, लेकिन जो गर्मजोशी दिखनी चाहिए थी भारत सरकार की तरफ से वो नहीं दिखी है और लो प्रोफाइल रखा गया। तो इतने ठंडे माहौल में हुई इस मुलाकात को और इस समझौते को क्या माना जाए कि साहब दोस्ती गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ेगी? देखिए, गर्मजोशी के साथ दोस्ती आगे बढ़ेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि ये पहले ही से जो रूस के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बहुत ही मजबूत है, पहले से ही है। ऐसा नहीं है कि हम कोई नई चीज की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आज की जो यूरोप में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके कंटेक्स्ट में देखें तो रूस जो है धीरे धीरे आइसोलेशन में जा रहा है, इकोनॉमिक रिसेशन फेस करने वाला है, और इसके वजह से वो भी एक ग्लोबल लेवल पर डिप्लोमेटिक सपोर्ट और मार्केट और अपनी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश में है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से इंडिया अपनी डाइवर्सिफिकेशन की प्रोसेस में है, उस तरह से रूस भी अपनी डाइवर्सिफिकेशन के प्रोसेस में है, और जो न्यू रियलिटीज इमर्ज किया है जियो स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल लेवल पर एंड रीजनल लेवल पे, उसी के कंटेक्स्ट में देखा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इंडिया के पॉलिसी जो है इस वक्त जाहिर सी बात है वो प्रो अमेरिका, प्रो वेस्ट, प्रो कैपिटलिस्ट है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज हमारा जो यूथ है, जो हमारी इकोनॉमिक जो इंटीग्रेशन है वो अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्री के साथ ज्यादा इंटीग्रेटेड है इन कंपेरिजन टू अदर कंट्री। लेकिन ताकि एक हिस्टोरिकल रियलिटी यह है कि हमारे जितने भी इंस्टॉलेशन है, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, इवन के स्पेस टेक्नोलॉजी, इस तमाम के डेवलपमेंट में रूस का जो इंटरवेंशन है, रूस का जो पार्टिसिपेशन है, रूस का जो रोल है वो सबसे ज्यादा है, और खासकर डिफेंस के फैक्टर में। तो उस चीज को जो जहां रूस का इतना बड़ा रोल है उसको हम ऑल ऑफ ए सडन खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंडिया खुद अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी को बदले हुआ है, ग्रेजुअली चेंज कर रहा है, डाइवर्सिफिकेशन के प्रोसेस में है, प्रोडक्शन के तरफ जा रहा है, अपने मार्केट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो उसमें रूस को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस तरह से रूस पर डिपेंडेंसी भी नहीं रहेगी जिस तरह पहले एक बहुत मजबूत संबंध हुआ करते थे और सांस्कृतिक संबंध वगैरह रूस के साथ बहुत आगे तक चले गए थे, वो बात अब शायद नहीं होगी। आपका कुल मिला के कहने का मतलब ये है। मनोज, मैं एक बार फिर आपके पास लौटना चाहूंगा। सरकार के सामने क्या ये मजबूरियां रही होंगी कि साहब कि इसको थोड़ा सा दबा के रखा जाए? क्या सिर्फ इसलिए कि हमें अमेरिका के साथ आगे बढ़ना है इसलिए ठीक है, मतलब रूस से दोस्ती हमारी है, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी टाइप का रखें और बाकी उस पर हम करें? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कूटनीतिक स्तर पे संतुलन की जरूरत रहती है। आज रूस की भी अपनी मजबूरियां हैं, उसको भी भारत का साथ चाहिए। और अगर मैं जब भारत के उपमहाद्वीप की बात करता हूं, खास तौर से इसमें पाकिस्तान से जो हमारे रिश्ते चल रहे हैं, जो सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा रहा है, चीन और पाकिस्तान की जिस प्रकार से दोस्ती चल रही है, उधर अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजें वापस होने वाली हैं। किसी जमाने में रूस का ही वहां पर नियंत्रण होता था अफगानिस्तान में। ये सब चीजें ऐसी हैं जिसमें भारत को बहुत फूक फूक के भी कदम रखने हैं। अमेरिकी फौजें वहां वापस जाएंगी। और फिर दूसरी बात एक और है कि आज जैसा राकेश भाई ने कहा कि
कि सोवियत रूस की जो स्थिति होती थी यार वो रूस की नहीं है। विक्टन के बाद रूस भी कमजोर हुआ है और उस कमजोरी के बाद से हमारे और उसके रिलेशन में थोड़ा सा बदलाव आया है। फोकस हमारा चेंज हुआ है। पहले हम रूस पर निर्भर थे बहुत सारी चीजों को लेकर, क्योंकि उस समय रूस ताकतवर था, लेकिन आज शायद उतनी ताकत उसके पास नहीं रही है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत हो या कोई दूसरा देश हो, वो यही चाहता है कि सबके साथ संबंध अच्छे रहें। मुझे लगता है भारत सरकार की जो मौजूदा नीति है वो यही है कि हमारा कोई दुश्मन ना बने, सबसे हमारे अच्छे संबंध रहें, वो चाहे भले कम किसी से हो लेकिन बिगड़े ना। शायद अमेरिका से बहुत अच्छे हों लेकिन रूस से भी बिगड़े ना। वो पाकिस्तान को हथियार बेचे रूस वाले, लेकिन हमसे भी उनके संबंध अच्छे रहें। ये कुल मिलाकर के बात यह है कि भाई तालमेल बनाने की कोशिश एक तरह से हो रही है। और जो बात हो रही थी, लेकिन एक अहम मुद्दा पुष्परंजन जी है, जो कुडनकुलम में जो रिएक्टर लगाने की बात हो रही है, 12 में से 6 अकेले वहीं लग रहे हैं, वहाँ इसका विरोध भी काफी हो रहा है। काफी विरोध हो रहा है। तो उस विरोध के पीछे जर्मन लॉबी काफी सक्रिय थी, उनके लोग। तो उस विरोध से जो निपटना, ये कितना बड़ा चैलेंज सरकार के लिए है, और क्या इस तरह से अगर विरोध होगा तो क्या इस योजना को अमली जामा पहनाया जा सकेगा? देखिए, उस विरोध के पीछे यूरोपीय ताकतें बहुत ही, खासकर जर्मनी जो कि इक्विपमेंट वगैरह काफ़ी कुछ देता है। एक जर्मन पकड़ा भी गया था उस पूरे केस में, आपको ध्यान होगा तो। ये इसलिए चाहते हैं कि रूस किसी भी तरह से यहाँ के मार्केट में घुसे नहीं, उसे रोका जाए। रोकने के ये भी तरीके थे कि एनजीओ और जो भी वहाँ के लोग थे उनको सक्रिय किया जाए। हालांकि रूस बार बार कर रहा है कि फुकुशिमा में जो सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे उसे ही हम अप्लाई कर रहे हैं। पोस्ट फुकुशिमा के सारे इक्विपमेंट वगैरह हम लगा रहे हैं वहाँ पर एटमी बिजली घर में। दिक्कत यहाँ पर यह है कि ये किस तरह से उस व्यू को तोड़ेंगे। पुतिन के साथ सबसे बड़ा चैलेंज है ऊर्जा बाजार को विकसित करना, खासकर दक्षिण एशिया को इस मार्केट को पकड़ना। एक चुनौती इनके साथ ये बन रही है। उसमें ये कहाँ तक सफल, क्योंकि इसके पीछे भी उनकी मदद चीन, ईरान, पाकिस्तान, एक घेरा तैयार किया जा रहा है। बाद में चल के जो इनकी योजना है दक्षिण एशिया में कि भाई श्रीलंका को भी हम शामिल कर लें, एक पावर ग्रिड बने, उस पावर ग्रिड में भी ये लोग घुसने की कोशिश करेंगे कि रूसी भी अपने वहाँ पर लगाएं उस पावर ग्रिड में। तो उस मार्केट को पकड़ना, गैस को पकड़ना, गैस भी जो भेजना चाहते हैं उस गैस को ये लोग इस समय तो कोई पाइपलाइन के थ्रू भेज नहीं सकते हैं। तो तमाम चीज़ें जिसको ये लोग डेवलप कर चुके हैं उस पर काम हो रहा है लगातार। और जहाँ तक अमेरिका की बात है, अमेरिका किस तरह से इसको तोड़ने की कोशिश करता है बीच बीच में, ये मोदी जी के लिए सबसे चुनौती वाली बात होगी। क्योंकि आपने पहले भी कहा था कि साहब कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे को लेकर के एक इनविजिबल दबाव के अंदर रही, इसीलिए शायद इसको इतना लो प्रोफाइल रखा गया और बहुत कम वक्त के लिए पुतिन यहाँ पर आए। राकेश भाई, एक बार मैं आपके पास आना चाहूँगा, जो कारोबारी रिश्तों की बात हो रही है, खासकर जो भी पुष्परंजन जी ने बात उठाई थी कि भाई कच्चे हीरो का जो एक समझौता हुआ इसको लेकर के, उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि हीरो का, कच्चे हीरो तराशने का काम बेसिकली गुजरात में होता, सबको ये पता है, उसके लिए वो मशहूर है। तो क्या ये नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ये है कि भाई जहाँ से वो हैं, जिस स्टेट से वो आते हैं, उसके हितों का विशेष ध्यान वो रख रहे हैं, इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं? आप देखिए, जापान से आए थे तो गुजरात में बुलाया गया, कई समझौते वहाँ पर हुए, लोकल लेवल पे हुए। कुछ हद तक तो इसमें सच्चाई है कि आखिर वो गुजरात से है, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर वो गुजरात के लिए सोचे तो उसमें मुझे कोई गलत नहीं लगता। और जहाँ तक सूरत की बात है, सूरत पहले ही हीरे के पॉलिशिंग का सेंटर हो चुका है। एंटवर्प एक ज़माने में था। एंटवर्प वैसे भी अब आज की तारीख में 25 साल पहले वो नंबर 1 था, लेकिन आज की तारीख में एंटवर्प सूरत से काफ़ी पीछे हो चुका है। हाँ, अब रूस की जो बात है, जो रूस या साउथ अफ्रीका के डायमंड्स, रॉ डायमंड कहीं और जाते थे, फिर सेकंड या थर्ड रूट से वो हिंदुस्तान आते थे। अब रूस से वो डायरेक्ट आ सकेंगे, उसमें रूस का भी फायदा है और हिंदुस्तान का भी फायदा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भाई ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये दोनों देशों के लिए बराबरी के फायदे का सौदा एक तरह से है। तो आप ऐसा है, बराबरी हो सकता है डायमंड मार्केट में रूस का ज्यादा फायदा हो रहा हो इस वक्त, कहीं और हमारा फायदा हो। तो ये तो हर एक चीज में आप बराबरी शायद नहीं कर सकते, कहीं उनको 60% मिले, कहीं हमको 60% मिले, वो तो नेगोशिएशन की बात है। नेगोशिएशन की बात। सौरभ साहब, मैं एक बार आपके पास आना चाहूँगा कि जो समझौते हुए हैं उसमें क्या अंदाजा लगाया जाए? जो भी बात राकेश भान जी कह रहे थे, कारोबार के हिसाब से देखा जाए तो इसमें भारत को इसमें कितना फायदा दिखता है? देखिए, भारत को उसमें अगर ये समझौता वाकई में इम्प्लीमेंट्स होते हैं तो फायदा ही फायदा है, इस सेंस में
कि एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में आज भी रूस जितना लिबरल है और जितना ऑनेस्ट है इंडिया के लिए, उतना मगरबी मुल्क यानी वेस्टर्न कंट्री नहीं है। आसानी से वो टेक्नोलॉजी वो देने को तैयार है जो आज तक वो देने को तैयार नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि इंडिया जो अपनी एनर्जी को डाइवर्सिफाई कर रहा है, सोर्सेज को, उसमें रूस एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ऑलरेडी हमारे ONGC की इन्वेस्टमेंट वहाँ बहुत हो चुके हैं और फिर वो और स्पेस देने को तैयार है। दूसरी बात यह है कि रूस को इस वक्त उसको भी एक मार्केट चाहिए, उसकी इकोनॉमिक रिसेशन में जा रही है यूरोपियन सैंक्शन की वजह से, और आने वाले दिनों में उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। तो रूस डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से भी बचना चाहेगा, उसके लिए वो साउथ एशिया में आ रहा है। तो अगर ऑनेस्टी से इंप्लीमेंट होता है तो दोनों कंट्री को मैं समझता हूं कि फायदा इस सेंस में है कि रूस को इकोनॉमिकली एंड डिप्लोमेटिकली है, इंडिया को मिलिटरली एंड टेक्नोलॉजिकली एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली है। तो दोनों एतबार से फायदे ही फायदे हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये देखा जाए कि जितना कंट्राडिक्शंस हमारे फॉरेन पॉलिसी में है, उतना ही कंट्राडिक्शन रूस के भी फॉरेन पॉलिसी में है। अभी कहां तक हम अपने कंट्राडिक्शंस को मिनिमाइज कर पा रहे हैं, ये आने वाले हमारे डिप्लोमेटिक स्किल ही तय कर पाएगा। अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि पुतिन जो है, प्रेसिडेंट पुतिन जो क्रीमिया के प्राइम मिनिस्टर और दूसरे डेलीगेशन के साथ आए थे, वो इकोनॉमिक मैसेज के साथ साथ बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल मैसेज भी था जो भारत को भी देना चाह रहे थे और वेस्टर्न कंट्री को भी देना चाह रहे थे। वो दोनों को देख चाह रहे थे कि भारत किस तरह से रिएक्ट कर रहा है और वेस्टर्न वर्ल्ड किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसमें एक तरह से देखा जाए तो कामयाब रहे और एक तरह का बेंचमार्क है फ्यूचर के लिए। अगर इस इक्वेशन को अगर इंडिया बैलेंस करने में कामयाब होता है तो मैं मान के चलता हूं कि फ्यूचर में रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होंगे। अगर इस वक्त वेस्टर्न कंट्री की जो उम्मीदें हैं अगर उसको अगर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है इंडिया, तो फिर कहीं ना कहीं हम कंट्राडिक्शन में फंस जाए। ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं भारत और रूस के दोस्ती के नए दौर में, नए आयाम के बारे में। और देखते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बातचीत हुई, जो समझौते हुए दोनों देशों के बीच, उस पर क्या असर पड़ेगा। ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि पुतिन ने PM मोदी के मिशन मेक इन इंडिया का साथ देने का भरोसा किया है। इससे मेक इन इंडिया मिशन की रफ्तार कितनी जोर पकड़ेगी, इस मसले पर बीजेपी नेता विजय सोनकर शास्त्री से बात की हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने। मोदी के मेक इन इंडिया मिशन में पुतिन की क्या भूमिका रहेगी, इस पर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री से। सर, रूस के बीच में और भारत के बीच में समझौते हुए हैं, किस नजरिए से देखते हैं, कितने महत्वपूर्ण है ये निर्णय, जो फैसले, जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, समझौते जो हुए हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से समझौते रहे हैं और ख़ास तौर से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया नारा है, उसको पुतिन का पूरा समर्थन मिला है। एक तरह से उन्होंने भी सहमति दिखाई है और ख़ास तौर से हेलीकॉप्टर का जो उत्पादन वो करेंगे वो पूर्ण रूपेण मेक इन इंडिया होगा। यहीं के सामान से, यहीं के लेबर से, यहीं के श्रम से बनाएंगे, केवल उनकी टेक्नोलॉजी होगी। और न केवल वो यहाँ पर उसका उत्पादन होगा, उसमें हमारे देश को में वो हेलीकॉप्टर यूज होंगे, बल्कि वो हेलीकॉप्टर यहाँ से एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। तो अपने आप में मोदी जी का तो इस समय एक मैजिक चल रहा है और वो जो भी चाहते हैं वो हो रहा है।
मोदी का मैजिक चल रहा है, मेक इन इंडिया में मोदी का मैजिक जो है वो काम आ रहा है। बात करेंगे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर्स की, आपने बात कही 2035 तक 12 रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर यहाँ पर लगाने जाने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ में वो परमाणु ऊर्जा के साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में भी कुछ समझौते किए गए हैं। कितना भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के रोजगार सृजन में कितनी बड़ी भूमिका इन तमाम जो समझौते किए गए उसके होने वाली है? देखिए, इनफैक्ट जो कुछ भी जो समझौते हुए हैं, इन समझौतों में सबसे जो प्रमुख ये हुआ है कि मेक इन इंडिया, यह जो एक कॉन्सेप्ट आया है, इसके तहत तो हमारे देश को पूर्ण रूपेण इन समझौतों का लाभ होना ही सुनिश्चित हो गया है। और ख़ास तौर से जो तेल, गैस और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, ये सब ऐसे समझौते हैं जिससे डायरेक्ट हमारे देश की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। हमारे देश में जो एक लगभग 6 करोड़ बेरोजगार नौजवान हैं, उनको रोजगार मिलेगा। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शनेट जो बेरोजगारी का जो स्वरूप है उस पर इसका असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मोदी की विदेश नीति पर बीजेपी का कहना है कि अमेरिका, रशिया से जिस तरह से हमारे ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं उसका फायदा भारत को मिलेगा, और जो समझौते रूस और भारत के मध्य हुए हैं उसका देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, इससे रोजगार बढ़ेगा, और साथ में ही परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, विनिवेश के क्षेत्र में, गैस और तेल के क्षेत्र में भी इसका काफी बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, ऐसा बीजेपी का दावा है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ संदीप शर्मा, चैनल 1 न्यूज़। तो ये थे बीजेपी नेता विजय सोनकर शास्त्री, जिनका जो पूरी उम्मीद है कि भारत और रूस के बीच जो समझौते हुए हैं उनसे देश में विकास के नए रास्ते खुलेंगे, रोजगार मिलेगा और दोनों देशों के बीच संबंध तो मजबूत होंगे, साथ ही जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी होगी। बहरहाल इन समझौतों का देश के रिश्तों में क्या असर पड़ेगा और दोस्ती के इस दौर को वामपंथी दल किस नज़र से देखते हैं, क्या समझते हैं, इस मसले पर वामपंथी नेता एनी राजा से बात की हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने। आइए सुनते हैं क्या कहती हैं एनी राजा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो करार हुए हैं उसका क्या महत्व है, अगर ये बात की जाए। हम लेफ्ट नेता हमारे साथ जो हैं एनी राजा हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस करार को, जो 20 समझौते हुए हैं भारत और रूस के मध्य, इसको किस नज़रिए से आप देखती हैं, कितने महत्वपूर्ण है? देखो, ये भारत के लिए रूस के साथ एक संबंध, एक बहुत पुराना संबंध है, जो जब जवाहरलाल नेहरू के समय से हमारी देश और रूस के बीच में, और हमारी बहुत सारी पब्लिक सेक्टर में जो कंपनी इंडस्ट्री शुरू करने में बहुत सारी हमें मदद किया है रूस ने, रूस के साथ जो भी करार हमने किया है इंडिया की। और मगर यूपीए 1 और यूपीए 2 के उस समय में हम देखेगा तो हमारी ज़्यादातर जो करार अमेरिका के साथ या यूरोपियन यूनियन के साथ हो रही थी, जो एशियन कंट्रीज़ को और रशिया जैसा कंट्रीज़ को एक तरफ एक थोड़ा पीछे उन्होंने किया था। और नरेंद्र मोदी आने के बाद, बीजेपी की सरकार इस बार आने के बाद, सबसे पहले जो यूरोप और जो अमेरिका के साथ उनका जो क्या है उनकी पॉलिसी होगी वो स्पष्ट किया है। इसके बाद अभी रूस के साथ ये जो करार हो रही है, इसमें ये अच्छी बात है। सभी जो जितना राज्य के साथ जो एक अच्छा रिलेशंस रखना है वो सब सही है, मगर बात ऐसा है कि ये ज़्यादातर जो करार अभी किया है वो निजी कंपनियों के साथ जो लगातार उन्होंने किया है, और जो पब्लिक सेक्टर को लेके देखेगा तो ये इतना हमें जो एक एनकरेजिंग तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो एटॉमिक जो रिएक्टर्स को लेके हमारी देश के अंदर बहुत सारी जगह से, कूडमकुलम से हो या महाराष्ट्र से हो, बहुत सारी जगह से जो जनता के बीच में एक आशंका है
उस आशंका को दूर करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाई है और नई रिएक्टर के बारे में बात कर रहे। तो इधर थोड़ा सा हमें ये देखने का ये है कि कितना जो लोकल जनता को कितना कॉन्फिडेंस में लेके उनकी जो आशंका है, उनकी ये भय है, उसको कितना तक दूर करके ये सब चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी और लागू करने का प्रयास करेगी। और पब्लिक सेक्टर को मैं इसमें फोकस ज़्यादा करना चाहिए। पब्लिक सेक्टर के साथ पब्लिक सेक्टर को स्ट्रेंथन करना, उस दिशा में क्या करार किस राज्य के किस देश के साथ हो रही, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं आशंका ज़रूर जाहिर कर रही हैं एनी राजा कि जो करार हो रहे हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं जनता का विश्वास जीतने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ ये कहना है मोदी सरकार को कि वो संबंधों में संतुलन ज़रूर रखे। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ संदीप शर्मा, चैनल 1 न्यूज़। तो ये थे बीजेपी नेता सोनकर शास्त्री के बाद एनी राजा सीपीआई के नेता। तो पुष्परंजन जी, दोनों व्यू आपने सुने, सरकार का व्यू भी सुना और एनी राजा का व्यू भी सुना। कुछ रिजर्वेशंस उनको है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात उठाई कि साहब जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है उसके बजाय जो निजी कंपनियां हैं उसके साथ डील पे ज़्यादा जोर है। तो जो फ़ायदा होगा वो कॉर्पोरेट सेक्टर को होगा और जो पब्लिक है उसको कम फ़ायदा होगा। शायद ये कहना एनी राजा ने ये बात कही है। इन्हीं बल्कि ठीक कही, क्योंकि अब जो आप गौर कीजिएगा, पहले जो रूसी शासनाध्यक्ष आते थे भारत या कहीं भी जाते थे तो उनके दौरे में कौन लोग होते थे? उसमें पब्लिक सेक्टर के लोग ज़्यादा होते थे। अब इसमें प्राइवेट, अब फौज फाटा जो चलता है उसमें प्राइवेट सेक्टर वाले ही ज़्यादा होते हैं। तो जाहिर है उनसे ही करार होगा, उन्हीं से समझौता हो, पहले से ही प्लान होता है। ग्राजपोम है, उसके अलावा आप 10 गिना दीजिए कि पब्लिक सेक्टर के लोग पुतिन की टीम में थे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। क्यों भान साहब? ऐसे आज से 50 साल पहले जो अर्थव्यवस्था थी हिंदुस्तान की और दुनिया की, और उसमें आज में बहुत फ़र्क है। तो फोकस भी हिंदुस्तान का है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो आज से 50 साल पहले जबकि केवल पब्लिक सेक्टर ही था, प्राइवेट सेक्टर आ नहीं रहा था। आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, हर एक एरिया में आ रहा है। तो प्राइवेट ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर, आपने सही कहा कि 4-5 साल पहले प्राइवेट सेक्टर उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब जो प्राइवेट सेक्टर बढ़ा है और जो कह रहे हैं पब्लिक सेक्टर है उसका कम हुआ है महत्व। तो प्राइवेट सेक्टर को इतना ज़्यादा बढ़ा देने का जो नुकसान नहीं होगा कि आम लोगों तक उसका फ़ायदा पहुँच पाएगा? क्या सिर्फ कॉर्पोरेट जगत को उसका फायदा ज्यादा पहुंचेगा, आम लोगों को उतना नहीं पहुंचेगा? प्राइवेट सेक्टर का भी फायदा आम लोगों तक तो पहुंचता है, ऐसी बात तो नहीं कि नहीं। आखिर प्राइवेट सेक्टर में भी पहुंचता है, फिल्टर होकर पहुंचता है। प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग काम करते हैं वो हिंदुस्तानी है। हम कोई मार से तो लोग आते नहीं है, वो भी हिंदुस्तानी है, नौकरियां हिंदुस्तानियों को मिलती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का भी जो फायदा होता है वो हिंदुस्तान में फायदा होता है। तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि केवल पब्लिक सेक्टर में जब हो तो तभी फायदा होता है जनता। हाँ, अगर प्राइवेट सेक्टर को मिल रहा है तो प्राइवेट सेक्टर सरकार को टैक्सेस में भी दे रही है, और पब्लिक सेक्टर का जो आप प्रोडक्टिविटी देखिए, आप भी जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर कितना टैक्स देता है सरकार को। नहीं, तो आप टेलीफोन कंपनी देख लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर है पब्लिक सेक्टर है, कौन ज्यादा एफिशिएंट है आपको? नहीं, सर्विस प्रोवाइड करने के मामले में तो ठीक है, माना कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ आप देखिए कि हमारे जितने बड़े बिजनेस हाउसेज जो कॉर्पोरेट बड़े प्राइवेट सेक्टर्स हैं कि उनके ऊपर कितना सरकार का पैसा बकाया, कहाँ वसूली उससे हो रही है? तो पैसा पब्लिक का तो है। यह सरकार बेल आउट कर देती है किसी मामले को लेकर तो पब्लिक का पैसा प्राइवेट को लगता है ना, तो उससे पब्लिक को कहाँ फायदा हो पाता है? क्यों पुष्परंजन जी? बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। यहाँ एक और बात बताऊँ आपको, अभी जो 1.9 अरब डॉलर का समझौता हीरे के कारोबार का हुआ है, हीरा तराशने के कारोबार का, एंटवर्प पे मैं जाके डॉक्यूमेंट्री बाकायदा बनाया, 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। वहाँ देखा मैंने कि उस तमाम कारोबार में 70% गुजराती भाई लोग वहाँ पर जमे हुए हैं, वो सारे तराशने से लेके उसकी मार्केटिंग तक में। तो मेक इन इंडिया पहले से ही चल रहा है, मेक बाय इंडियन पहले से चल रहा है वहाँ पर, यूरोप में या दूसरे इलाकों में जहाँ भी लोग हैं। वही लोग इस कारोबार को शिफ्ट करा रहे हैं यहाँ पर सूरत में, या जो भी चीज़ें अब यूरोप यहाँ रूस से जो चीज़ें आएंगी, जो रॉ मटेरियल, जो रॉ हीरो आएंगे, उनको तराशने का वही लोग यहाँ पर कंट्रोल करेंगे उसको। तो एक तरह से इसका कोई सरकारी पक्ष नहीं है इसमें कि सरकार का कोई रोल इसके अलावा रह जाता है।
कि जो रेवेन्यू आएगा वो सरकार के खजाने में कितना जाता है। जी। हीरा का कारोबार ऐसा कुआं है कि पता ही नहीं चलता कितने अरब एक बार की डील में उसमें होता है। सुजीत, तो आपके पास आना चाहूँगा, जो अभी आपने दोनों व्यू सुने, बीजेपी का भी और वामपंथी की तरफ से भी आया, तो दोनों में बीजेपी जहाँ पूरी उम्मीद है कि साहब ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, क्या लगता है कि ऐसा हो जाएगा वाकई, या जो लेफ्ट के जो कंसर्न है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, यहाँ पर दोनों की बातों में मुझे समानता, विरोधाभास बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो राकेश भाई ने बात कही उसी तरफ मैं आना चाहूँगा कि जैसे आप परमाणु क्षेत्र में लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो कौन डील करेगा? वो तो पब्लिक सेक्टर ही करेगी उसको, प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगी। ONGC करेगा, तेल का जो भी करेंगे। रही हीरे की बात, तो प्राइवेट पार्टीज को आप कैसे रोक देंगे? और सवाल है रेवेन्यू आप निकाल रहे हैं, बात रोकने के नहीं हो रही है। जो सवाल उठाया है BN राजा ने, उसमें यह कि भाई जो डील हो रही है ये कॉर्पोरेट सेक्टर टू कॉर्पोरेट सेक्टर हो रही है, इसके अंदर पब्लिक सेक्टर की भागीदारी कम है। पब्लिक सेक्टर कंपैरेटिवली ज्यादा कल्याणकारी है पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो उतना पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर का जो 2.5% CSR में खर्च करने का है, उसको भी आप देखिए क्या हालत है, उससे वो और मनी जनरेट कर रहा है पब्लिक के बीच जाकर के, बजाय पब्लिक में खर्च करने के वो कर रहा है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि भाई ये प्रो पीपल अप्रोच नहीं है। ये अगर कॉर्पोरेट हाउस के हाथ में 100 रुपया जाएगा तो उसमें 1-2 रुपये नीचे तक पहुंचेगा। नहीं, पॉलिटिक्स करने की बात अपनी जगह है, लेकिन हीरा तराशने का अकेले हीरे की बात में बाकी तमाम सारी चीजें बोले। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आप एग्जाम्पल, हीरे तराशने का कौन काम जो है, कौन सी पब्लिक सेक्टर करके हीरे तराशने का काम जो वो करते क्या वाकई उनका वाजिब मेहनताना वही चीज कह रहा हूँ कि ये काम हो रहा है, मेहनताना नहीं देना वो दूसरा इशू है, उसको देखना पड़ेगा। तो कौन एड्रेस करेगा? ना, उसको केंद्र सरकार एड्रेस करेगी, निश्चित रूप से करेगी। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर सैलरी नहीं देती है, समय पर नहीं देती है, कम देती है, उनका शोषण करती है, तो देखना उनका काम है। उसमें कमजोरी पाई जाती है, निश्चित रूप से पाई जाती है, इसीलिए इतने आंदोलन होते हैं, वो एड्रेस करना अलग बात है। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर्स इतने हैं, उसको आप रोक नहीं ना सकते देश में। बात रोकने की नहीं हो रही, बात ये कि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। जैसे कि मनोज, जैसे कि नरेंद्र मोदी सरकार पर ये आरोप भी लगते रहे कि साहब क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में मदद की है, उनके प्रचार प्रसार में पैसा खर्च किया है, इसलिए वो कॉर्पोरेट के हितों को ऊपर रखते हैं और आम आदमी के हितों को वो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे होते हैं। नहीं, मैं इस सरकार से इस बात को जोड़कर नहीं देखता। इसके लिए थोड़ा सा मनमोहन सरकार को बीच में लाना पड़ेगा। जब देश की ने आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक सुधार और अपने दरवाजे दूसरे सबके लिए खोल दिए हैं विदेशी निवेश के लिए, तो उसमें आपको ये सब कंसर्न देखने पड़ेंगे। जहां तक वामपंथी दलों का अपना है, उनका अपना एक वैचारिक मत है, अपना आर्थिक नीतियों के प्रति अपना एक चिंतन उनका रहा है। मजे की बात यह आज में कंफ्यूजन नजर आ रहा है मोदी सरकार में। UPA 1 वही समर्थन दे रहे थे, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में उदारीकरण की नीति चल रही थी, उसे वही समर्थन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि UPA 2 में जो रूस के साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा ये बात, तो उन्होंने कही। उन्होंने इस बात के लिए तारीफ भी की मोदी सरकार की, साथ मोदी सरकार ने आने के बाद रूस के साथ ताल्लुकात सुधारे। जैसा राकेश भाई कह रहे थे, आज दुनिया की जो अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है, जिस प्रकार से हर दूसरा देश दूसरे देश में निर्भर हो रहा है, उसमें अब PP मॉडल हम लोगों ने अपनाया है, उसमें हम कैसे नकार दें? नकारने की बात नहीं, हम चर्चा कर रहे हैं कि साहब उसमें जो है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको फायदा ज्यादा है, और जो पब्लिक है उसको फायदा, उसको उतना फायदा नहीं है। ये तो एक कड़वी सच्चाई है साहब। जब सरकारें रोना रोंगी हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी आर्थिक हालत खस्ता है, तो कहां से आएगा पैसा? पैसा ऊपर से तो आएगा नहीं। पैसा या तो सरकार देगी, या कंपनियां देंगी, या प्राइवेट पार्टनर देंगे, और उसका लाभ वो उठाएंगे। मनोज जी कह रहे थे कड़वी सच्चाई है, तो जब से लोगों का कहना यह भी है साहब, जब से सरकार बनी है, जो वादे दावे किए गए थे वो कड़वी सच्चाइयां बता रहे हैं, बाकी कुछ तो और काम हो नहीं रहा। तो ये कड़वी सच्चाई नहीं, ये तो जनता के हाथ में है। अगर जनता को लगे कि ये कड़वी सच्चाई है और मोदी सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही, तो अगली बार मोदी सरकार को वो तो तब होगा। लेकिन अभी अगर हम शुरुआती दौर में देखें, मैं फिर से कहूंगा कि जो मनोज भाई ने कहा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तभी से हमने एक इकोनॉमिक रिसर्च अपनी बढ़ी है, तो शुरुआत हुई है, तो उसी में हम जा रहे हैं। आज की तारीख में हम कहें कि जो 1950 में पब्लिक सेक्टर का शेयर था वही होना चाहिए, वो नहीं हो सकता। 1950 और 2014 में फर्क है, और वो हमको समझना चाहिए, फर्क समझना चाहिए। सौरभ साहब, एक बार फिर आपके पास आना चाहेंगे। जो भी आपने डिबेट सुनी और बीजेपी और वामपंथी दल दोनों नेताओं की बातें आपने सुनी, इसमें वामपंथी दल की जो नेता है एनी राजा, उनका ये आरोप एक तरह से था कि भाई प्राइवेट सेक्टर को उसके अंदर ज्यादा तरजीह दी जा रही है, और
पब्लिक सेक्टर को तरजीह नहीं दी जा रही है और ये प्रो पीपल अप्रोच नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक इकोनॉमिक पॉलिसी का मामला है उसमें बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। अलबत्ता दोनों में ये कंपटीशन है कि हम कितना प्राइवेट इकोनॉमी यानी इकोनॉमी को प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं, कितने कॉरपोरेट सेक्टर को हम मजबूत करें, किस तरह से धीरे धीरे हम इस देश की पूरी इकोनॉमी को कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों में हम दे दें। ये दोनों में कंपटीशन है, ये हकीकत है। दूसरी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारे देश में ये अब डिबेट मर चुका है, ऑलमोस्ट डेड है। प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर्स ये डेड है। हमारे अंदर ये जो सबसे पावरफुल कॉरपोरेट सेक्टर्स एंड इंटेलिजेंसिया है, उसके आगे उसके सामने जो रोल मॉडल के तौर पर खड़ा है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, रन बाय अमेरिका एंड ब्रिटेन, इजराइल है। तो इस संदर्भ में जहां इंटेलिजेंसिया तैयार है, कॉर्पोरेट सेक्टर तैयार है और आमतौर पर जनता भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, इस तरह के डिबेट में जो लोग ले रहे हैं वो फ्रिंज पे हैं, बिल्कुल हाशिए पे हैं, तो ये डिबेट ही बेकार है। ये डिबेट बेकार है लेकिन पॉलिसी के एतबार से, लेकिन अब ये देखना है सेक्टर के साथ चल के आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं बढ़ पा रहे हैं वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये आप देखें कि ये दुनिया का वाहिद देश है, ये वाहिद देश है जहां इतनी तेजी से इकोनॉमी तरक्की पे है, लेकिन इनइक्वालिटीज इतना बढ़ रहा है कि जिसकी कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकता है। हमारे सोसाइटी में कितने तरह के कंट्राडिक्शंस पैदा हो रहे हैं, उसका कोई इमेजिनेशन नहीं कर पा रहा है और उसी कंट्राडिक्शंस को खत्म करने के लिए तरह तरह के नए प्रॉब्लम्स पैदा किए जा रहे हैं ताकि लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करके रखा जाए। लेकिन हकीकत यह है कि इसी रॉन्ग पॉलिसी की वजह से ये समाज में वो कंट्राडिक्शंस पैदा हो रहे हैं जो मैनेजेबल नहीं होगा, एक टाइम आएगा। तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है और जो फोर्सेज जनरेट कर रहा है, चाहे वो कल्चरल लैंग्वेज की बात करता हो, कल्चरल एक्सप्रेशन की बात करता हो, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की बात करता हो, कहीं ना कहीं वो फासिज्म की लैंग्वेज अख्तियार करता जा रहा है। हालांकि उसका इंटरेस्ट अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, लेकिन लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करके, लोगों को आपस में उलझा करके एक माइक्रोस्कोपिक इलिट के इंटरेस्ट को उसको प्रमोट करना है और इसमें हुकूमत भी उसके साथ है और वो हुकूमत के साथ है। आज जो हमारी गवर्नमेंट है ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स का लाया हुआ गवर्नमेंट है। तमाम उसने ओपिनियन को मैन्युफैक्चर किया, उसने एक तरह के कोएर्सिव पॉलिसी अडॉप्ट किया और लोगों के कंसेंट को लिया गया बाय हुक एंड क्रूक। किस तरह से मैनिपुलेशन किया गया हर आदमी जानता है। जब ये हुकूमत उसी फोर्सेज के जरिए लाई हुई है तो ये हुकूमत जाहिर सी बात है उसी के इंटरेस्ट में काम करेगी। ये एक दूसरी बात ये है कि इस देश की जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है और हुकूमत है, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर एक कैपिटलिस्ट क्लास के साथ इंटीग्रेटेड है। तो हमको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में और नेशनल पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है और इससे कितना बेनिफिट्स होने जा रहा है। जी। और अगर बेनिफिट हो रहा है तो किसको हो रहा है और किसको नहीं हो रहा है। जी पुष्परंजन जी, मैं गौर से सुना उनकी बात को। दरअसल हम थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं रूस को भी। पुतिन की जो पॉलिसी है, रूस अभी दुनिया की 7वीं आर्थिक शक्ति है, काफी पैसा है वहां पर और दूसरे इलाकों में, और यूरोपीय संघ के मुकाबले रूस खड़ा कर रहा है, एक फोरम खड़ा कर रहा है, यूरेशिया इकोनॉमिक फोरम। रूस एक ऐसा शेयर है जी जो नजले जुकाम की वजह से ढंग से दहाड़ नहीं पा रहा। हाँ, और वो अभी वो आएगा, फिर जगेगा वो शेयर अभी उसको। लेकिन एक मुश्किल यूरेशियन यूनियन जो खड़ा कर रहे हैं जिस तरह से यूरोपीय यूनियन के मुकाबले, उसे अंडर एस्टिमेट नहीं, उसमें पूरी यूरोप के देश हैं, तमाम देश उस शामिल कर रहा है। धीरे धीरे इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। यूरेशिया का कॉन्सेप्ट यह है कि एशिया के कुछ देशों को जो ताकतवर देश हैं, भारत वगैरह भी उसको धीरे धीरे उसमें लाएं, ये उसके पाइपलाइन में है। ये इसे ध्यान में रखना चाहिए जो भी विश्लेषक हैं उन्हें। एनी राजा के एक बात से मुझे थोड़ा इत्तेफाक में नहीं रखता हूँ, वामपंथियों को पाकिस्तान और रूस का जब संबंध विकसित होने लगा तो उस पर आपत्ति नहीं हुई, अपने देश में चुप लगा गए बिल्कुल। ये थोड़ा ही गंभीर और चुभने वाली बात है, क्योंकि धीरे धीरे 2011 पाकिस्तान और रूस के संबंधों का सबसे स्वर्णिम काल रहा है। उस समय नाटो फोर्सेज के खिलाफ रूस ने बयान दिया था क्यों पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में बमबारी हो रही है। दूसरा, 2011 में शंघाई कॉरपोरेशन की जो बैठक में गए थे तत्कालीन शासनाध्यक्ष पाकिस्तान के, उस समय पाकिस्तान को शंघाई कॉरपोरेशन में शामिल होने की बात पुतिन ने पुरजोर तरीके से उठाई थी।
फिर ये भी कहा था कि 2012 में चुनाव के बाद मैं पाकिस्तान आऊंगा। तो इस समय मोदी जी जो भी कर रहे हैं, क्या रूस को पाकिस्तान के करीब और करीब जाने से रोक पाएंगे? एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो सकता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। मनोज वर्मा, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बात पुष्परंजन जी ने उठाई है उसे आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान के साथ रूस की नज़दीकी, इधर भारत की अमेरिका के साथ नज़दीकी, फिर रूस के साथ दोस्ती, तो ये जो गडमेट है रिलेशनशिप के, रूस के साथ हाथ बढ़ाए तो अमेरिका के भवे तैरने लगते हैं, और अमेरिका पाकिस्तान की तरफ, अमेरिका भारत के साथ चले तो रूस और पाकिस्तान की नज़दीकी बढ़ने लगती है। तो यहाँ बैलेंस बना पाना एक चैलेंज है सरकार के साथ। इस बात से मैं सहमत हूँ पुष्प भाई की बात से कि एक चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है ये मोदी सरकार के सामने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से दूसरे देशों के साथ रिश्ते बन और बिगड़ रहे हैं, उसमें हम किस तरह अपना संतुलन बना पाते हैं, वो चाहे विषय की बात हो या दूसरी उसकी इकोनॉमिक फोरम्स की अन्य बात हो, तो हमें तो अपने हित देखने देखिए, सबसे पहले भारत का हित है। उसके बाद हम बार बार, हमारे चाहे वो यूपी की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार हो, बार बार हम एक बात कहते हैं, भाई भारत किसी के साथ खराब रिश्ते नहीं चाहता, भारत सबके साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। हमारे लिए अमेरिका भी उतना महत्वपूर्ण है, हो सकता है आज की अर्थव्यवस्था में वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो, लेकिन हमारे लिए रूस ऐसा नहीं है कि साहब हम टिकट गारंटी उसे ले लें और ना हमें कोई टिकट गारंटी ले ले। हमारे जो हित है वो पहले हमारे हैं और हम सबके साथ बेहतर संबंध चाहते हैं। हम पाकिस्तान के साथ भी बेहतर संबंध चाहते हैं, लेकिन अगर चीन और पाकिस्तान के संबंध बनेंगे, अगर अमेरिका के पाकिस्तान के साथ बनेंगे, तो हमें भी रूस के साथ जाना पड़ेगा। तो ये तो कूटनीति का संतुलन बनाने वाली बात है। कुल मिला के चेक एंड बैलेंस वाली बात है ना, यहाँ से आप तुमको बिल्कुल सहमत उस बात से आपकी। मैं यहाँ सिर्फ ये कहूंगा कि अगर रूस और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो रहे हैं, उसमें हमारा फायदा हो सकता है। अगर एनर्जी की पाइपलाइन, कोई गैस की पाइपलाइन रूस से आएगी तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान होकर आएगी, आ नहीं सकती उसके बिना। तो अगर पाकिस्तान के साथ भी उनके संबंध अच्छे हो रहे हैं तो उनको हम अपने फायदा भी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पाइपलाइन लाने के लिए पाकिस्तान और भारत के संबंध भी तो अच्छे होने जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। ईरान से अब तक नहीं आ पाई है तो रूस से कैसे आएगी? वो बात सही है आपकी, अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन आखिर ताशकेंट जो डिक्लेरेशन था वो भी सोवियत यूनियन ने नहीं किया था, रूस में नहीं बल्कि ताशकेंट, ठीक है, लेकिन उस वक्त तो मैं एक ही मानता हूं। एक चीज और भान साहब, आपने जिक्र किया रूस के साथ जो पहले बात अभी चले था, हमारे जो मिलिट्री के जो हमारे रिश्ते हैं वो पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन रूस के साथ पिछली बार जो समझौते हुए थे, चाहे वो गोर्शकोव वाला समझौता रहा, कुछ रहा, वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। उसकी वजह से भारत को अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ा स्ट्रेटेजिक रिलेशन के लिए इजराइल के साथ या अमेरिका के साथ, या तो क्या वो जो विश्वास बहाली हो पाएगी रूस के साथ? हो सकता है कि जो पहले था वो फिर से नहीं हो सकता, लेकिन रूस भी जो पहले रूस था वो आज नहीं है। तो हमको ये सच्चाई, कड़वी सच्चाई हो या अच्छी सच्चाई हो, वो समझना चाहिए। और आज की तारीख में अगर हम इजराइल के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, वो हमारे फायदे का है, तो करना चाहिए। और रूस के ऊपर, केवल एक ही मुल्क के ऊपर पूरा निर्भर करें, वो भी मेरे हिसाब से गलत होगा। तो सुजीत ठाकुर जी, आपसे एक आखिरी कमेंट हम लेकर चर्चा को समाप्त करें। तो कुल मिलाकर के जो भी मनोज वर्मा ने भी बात की, साहब एक बड़ा चैलेंज सरकार के सामने है कि सबके साथ बेहतर रिलेशन भी रहे और अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो भी बनी रहे। तो किस तरह से आप देखते हैं कि इस पे सरकार की जो डिप्लोमेसी और हमारी भारतीय विदेश नीति जो है उसके साथ कैसे चल पाएगी? नहीं, मनोज वर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा है। भान साहब ने भी जो कहा है, भारत को अपना हित सबसे पहले देखना है और संतुलन बना के चलना। हम किसी एक अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर होकर के नहीं रह सकते, हम रूस के साथ पूरी तरह से निर्भर होकर के नहीं रह सकते, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से और भौगोलिक जिस तरह का माहौल है दुनिया भर में, उससे रिश्ते डिसबैलेंस हमेशा होते रहते हैं, हर दिन चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी वहाँ की फौज अगर वापस चली जाए, अमेरिका की फौज, तो किस तरह की स्थितियाँ बनेंगी और कौन सा देश हमारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए सहयोगी होगा, उस लिहाज से और इस दिशा में काम करने की ज़रूरत निश्चित रूप से है। और मुझे एक अच्छी बात ये इसमें लग रही है कि ओबामा आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले पुतिन के साथ भले उसमें गर्मजोशी ना हो उतनी, लेकिन बुलाया और ये मैसेज दिया कि हम सबके साथ लेकर चले जाते हैं। बहरहाल सभी मेहमानों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्यूज़ लाइन में आज इतना ही। सोमवार को फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे और कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।